दोस्तों आज पाकिस्तान में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। सिचुएशन ये है कि लोग खाने के लिए मारने मरने को उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान के पास करीब 4 से 5 बिलियन US$ फॉरेक्स रिजर्व ही बचा है, जिससे ये देश केवल 3 हफ्तों के लिए चीजें ही बाहर से इंपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान का GDP $376 बिलियन है और आज पाकिस्तान पर कर्जा है $274 बिलियन का। हालत यह है कि कोई भी देश पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की इकोनॉमी भी धीरे धीरे कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान से आई हर खबर, तस्वीर या वीडियो दिल दहला देने वाला है। महंगाई 25% तक बढ़ गई है, जो कि किसी देश के दिवालिया होने का आंकड़ा है। एक न्यूक्लियर वेपन से लेस देश कंगाल होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के PM ने स्टेटमेंट में गई है। लेकिन आखिर पाकिस्तान इतने बुरे हालात में पहुंचा कैसे, और आज वहां पर क्या हालात है? आखिर पाकिस्तान की आज की इस सिचुएशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? चलिए इस मुद्दे को पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाते हैं। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। Pakistan, it seems, has embraced the Chinese debt trap. Pakistan is also in the throes of a massive food crisis. Skyrocketing inflation, a crumbling economy, and a reported collective loot. जब से ये दो खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। China will invest $3.5 billion in Karachi, $3.5 billion. सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान में करंटली सिचुएशन क्या है। आज पाकिस्तान इतने बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तान बाहर से अपनी जरूरत की चीजें भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम बचा है। इसके अलावा पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 8:30 बजे से पहले मार्केट को बंद कर दिया जाए। रात 8 बजे के बाद किसी भी दफ्तर, रेस्टोरेंट या सरकारी इमारत में बिजली जलाना सख्त मना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनता को मैसेज देने के लिए अपनी कैबिनेट मीटिंग भी बिना बिजली के की। देश में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बदतर थी और ऊपर से पहले कोरोना वायरस और फिर पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तानी इकोनॉमी में आने वाले साल केवल 2% की ग्रोथ होगी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 25% तक पहुंच चुकी है, कि जिसकी वजह से आम आदमी अपनी जरूरत की चीजें भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा है। कई इलाकों में लोग गैस का सिलेंडर तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने का कह रहे हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आज के समय पाकिस्तान से आई हर खबर, तस्वीर या वीडियो दिल दहला देने वाला है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जैसे PDS से अनाज वितरित किया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के PDS से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह गेहूं और आटे के लिए झगड़ रहे हैं। गेहूं के एक कट्टे को लेने हजारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अनाज के ट्रकों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। ये लोग 1 साल पहले तक हमारी तरह ही जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आज गेहूं और रसोई गैस की किल्लत में लोग मरने मारने को तैयार है। अब आखिर पाकिस्तान के इतने बुरे दौर की शुरुआत कहां से हुई? बात करें 1960 से 1980 के बीच की, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इंडिया से बेहतर थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पाकिस्तानी मार्केट तेजी से फ्लोरिश कर रहा था और इसके बैकबोन में थे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर। दरअसल 1947 में बंटवारे से पहले समय पंजाब प्रोविंस अपनी सबसे उपजाऊ मिट्टी के कारण ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने बिना किसी भेदभाव के बंटवारा किया और इस पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो पाकिस्तान में आगे एग्रीकल्चर हब बना। इसके साथ ही 1958 में पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वो जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान वो जो आज का बांग्लादेश है। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस डिक्टेटर के पास पावर होती है वो अपने देश का और उनके लोगों का शोषण ही करते हैं। पर अयूब खान के समय पाकिस्तान ने एक नई उड़ान भरी। पाकिस्तान आज भी उसे अपने इतिहास का गोल्डन पीरियड मानता है। अयूब खान ने पाकिस्तान की हेवी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया। उसी समय में पाकिस्तान ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल कंपनी, पहली ऑयल रिफाइनरी, पहली सीमेंट इंडस्ट्री देखी और इसके साथ साथ ही देखा गया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। पाकिस्तान 5% एग्रीकल्चर ग्रोथ और 8.5% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ एक नई दिशा में चल पड़ा था। इसलिए तो उस समय पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% थी और इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%। और अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो 1960 में पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान ने अपने बाजार खोल दिए। वहीं भारत सरकार ने अपने छोटे मजदूरों और व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर रखे थे। पर 1965 के बाद हालात बदलने लगे। अयूब खान ने 1 नेशन 1 रूल और 1 लैंग्वेज पॉलिसी लाई, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों पर उर्दू को जबरदस्ती थोपा गया। इसने पूरे ईस्ट पाकिस्तान को
वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया और साथ ही साथ उस समय की ज्यादातर टेक्सटाइल यूनिट्स ईस्ट पाकिस्तान में ही थी, जिसका डायरेक्ट फायदा वेस्ट पाकिस्तान को हो रहा था। सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगाया जाता। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि वेस्ट पाकिस्तान हम पर डोमिनेट करने लगा है और तब ईस्ट पाकिस्तान के लोग विद्रोह पर उतर गए, जिसकी वजह से आयूब खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद जनरल याया खान पावर में आए और फिर नवंबर 1970 को ईस्ट पाकिस्तान में आए सबसे खतरनाक साइक्लोन भोला ने एक ही दिन में 5 लाख लोगों की जानें ले ली। पर याया खान ने इससे प्रभावित ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ के लोगों ने तंग आकर याया खान की सरकार के खिलाफ वोट किया तो याया खान ने अपनी आर्मी भेजकर लोगों का कत्लेआम करने के आदेश दे दिए। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की अपनी मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने पूर्व में याया खान के सैनिकों के खिलाफ जंग के लिए भारत से हाथ मिला लिया और फिर इसमें इंडिया की एंट्री होने पर पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी दुर्गति यहीं से शुरू हुई। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को इस जंग से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 10 बिलियन US$ का नुकसान हुआ। पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। जंग के बाद पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गए, इकोनॉमी लगातार डाउन होती गई, कई आतंकवादी संगठन वहां पर एक्टिव हो गए और पाकिस्तान धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में घुसता गया। हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्धों के बाद सबक सीख लिया है। पाकिस्तान अब अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। साल 1988 के बाद पाकिस्तान IMF से कुल 12 बार लोन ले चुका है, जबकि भारत ने इस पीरियड में केवल 1 बार IMF से लोन लिया है। इसके बाद तो मानो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी हाथ खड़े कर लिए। न तो पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही और न ही कोई ईमानदार लीडर। कहने को तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं है। पूरा सिस्टम आर्मी चीफ के हाथों में होता है। पाकिस्तान की इस स्थिति के पीछे करप्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान आज बहुत भारी कर्ज में डूबा हुआ है और देश पूरी तरह भूखमरी फैली हुई देश के अंदर, पर इनके प्रधानमंत्री और आर्मी जनरलों की जायदाद लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वर्तमान PM शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति साल 1990 में महज 21.21 लाख रुपए थी, लेकिन NBA और लाहौर के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक साल 2018 में शहबाज फैमिली की टोटल वेल्थ बढ़कर 732.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गई थी। हालांकि शहबाज शरीफ की नेटवर्थ अपने बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाब शरीफ की तुलना में बहुत कम है। नवाब शरीफ के पास तो अनुमानित करीब 1.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जिनको प्रधानमंत्री रहते करप्शन के चार्ज में देश छोड़कर भागना पड़ा था। और ऐसा ही पाकिस्तानी वेबसाइट फैक्ट फोकस के मुताबिक 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ जनरल जावेद बाजवा के करीबी लोगों और परिवार की आमदनी उनके कार्यकाल के दौरान लगातार बढ़ती रही। 6 साल में जनरल बाजवा के परिवार ने 12.5 अरब से ज्यादा की दौलत कमाई। इनकी संपत्ति बढ़ने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाजवा की पुत्रवधू महनूर साहिबा शादी के महज 9 दिन पहले ही अरबपति बन गई। इस बात का खुलासा बाजवा के रिटायर होने के कुछ दिन पहले ही हुआ है। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान के लोगों की तो उनका गवर्नमेंट की ही तरह नेचर ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया है। हाल ही में बदलते क्लाइमेट चेंज के कारण पाकिस्तान को एक भारी क्लाइमेट डिजास्टर का सामना करना पड़ा और वो थी 2022 की बाढ़, जिसने पाकिस्तान में आम जन को पाई पाई का मोहताज बना दिया। पाकिस्तान की भ्रष्ट सरकार ऐसे बड़े हादसों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी तक तो कर्जे का चक्कर जैसे जैसे घूम रहा था, इस बड़े झटके ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हिलाकर रख दिया। देश का 1/3 हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। पानी की निकासी के लिए पाकिस्तानी इंजीनियरों ने देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की मच्छर लेक की दीवार को तोड़ा और पानी को डायरेक्ट किया, जिसने गांव और शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस बाढ़ ने पाकिस्तान से अनाज, पानी और घर सब कुछ छीन लिया। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में कपास की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कपास की करीब 10 लाख एकड़ की फसल, 6 लाख एकड़ का चावल, खजूर 1 लाख एकड़ और गन्ना करीब 7 लाख एकड़ और देश की 50% सब्जियां तबाह हो गई। इस बाढ़ में 1700 के करीब लोग मारे गए और देश का 6690 किमी का सड़क नेटवर्क बर्बाद हो गया। आम जनता के 17,39,000 घर चूर चूर हो गए। ये बेघर लोग अब पाकिस्तान की सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बर्बाद हुई फसल की कीमत पाकिस्तान में 2.2 लाख करोड़ है, जो इनकी कुल GDP का करीब 3% है। वहां के नेताओं ने भी खुल के बयान दिए कि पाकिस्तान इस बाढ़ की वजह से कई दशक पीछे चला गया है। किसी भी देश के लिए इससे बुरी क्या हालत हो सकती है। पाकिस्तान में ऐसे हालात जो वर्ल्ड बॉडीज के हिसाब से क्लाइमेट चेंज के कारण पैदा हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं है और पूरी धरती पर हुए कार्बन एमिशन में से पाकिस्तान ने केवल 1 से 2% कार्बन एमिशन ही किया है। इसके बावजूद भी उन्हें यह सब झेलना पड़ा। तो इसके लिए जेनेवा में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी देशों ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर करीब 10 बिलियन US$ का डोनेशन दिया, जो कि सीधा का सीधा पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट के हाथों में आएगा। वैसे ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि पाकिस्तान पर आई बाढ़ टल जाएगी, पर देखना यह है कि इन पैसों का सरकार क्या काम लेती है। इसके अलावा IMF अब पाकिस्तान को लोन देने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है और आप जानते ही हैं कि ऐसी सिचुएशन में चाइना किसी देश को लोन का लालच देकर उसका कैसे शोषण करता है। अभी हाल ही में POK से आई तस्वीरें और वीडियोज में देखा गया है कि इसके सबसे उत्तरी इलाके में गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वह प्रोटेस्ट इस
इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पीओके भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मिला दिया जाए। इन लोगों के अनुसार देश भर में आटे की ऐसी कमी, बलूचिस्तान में बढ़ते उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ लगातार सीमा संघर्ष और पाकिस्तान तालिबान द्वारा बढ़ रहे हमलों ने हमें समझा दिया है कि उनका अगर कोई भविष्य है तो वो भारत के साथ है। दोस्तों, पाकिस्तान की सिचुएशन से भारत को क्या फर्क पड़ता है? तो उसका जवाब है कि हमारे पड़ोस में किसी अनस्टेबल देश का होना हमारे लिए सही नहीं है और हमारे पड़ोसी दोनों श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही डिफॉल्ट है। इस डाटा में आप देखिए कि चाइना ने भी यहाँ पर मदद की है, लेकिन आपको बता दूं कि चाइना यहाँ कोई बिना फायदे के लिए मदद नहीं करता है, बल्कि चाइना मदद का बहाना बनाकर उस देश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उस पर कब्जा करता है। अगर इस सिचुएशन में पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान को चीन मदद का बहाना बनाकर बदले में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा जो भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए परमाणु हथियार वाले पड़ोसी का डिफॉल्ट होना बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारे पड़ोसी श्रीलंका में भी आया था और पाकिस्तान के केस में ये सिनेरियो थोड़ा बिल्कुल अलग है। वही पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर को कुछ समय के लिए कश्मीर की रट लगाना बंद करके भारत के साथ रिश्ते सुधारने होंगे। उनका कहना है कि 1947 में साथ में आजाद हुए दोनों देश भारत अपने इतिहास के महान राजनेताओं और देश हित फैसलों लेने वाली सरकारों के कारण आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब आगे पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।